तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस वाला चैप्टर। इस चैप्टर में लेंस आएगा। तो लेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। यानी हम लोग अभी तक जो रिफ्रैक्शन पढ़े हैं वहां पर दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री होता था प्लेन सरफेस होता था। दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला बाउंड्री तब प्लेन सरफेस हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला बाउंड्री अगर स्फेरिकल सरफेस हो तब कैसे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेवलप किया जाएगा, है ना। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर में लेंस आएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, देखिए डायग्राम बना हुआ है। एक मीडियम है μ1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिखा हुआ है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो μ1 और μ2 को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? ये स्फेरिकल सरफेस। ये जो डार्क बाउंड्री दिख रही है कर्व शेप में, जो डार्क बाउंड्री कर्व शेप में दिख रही है, ये कर्व स्फेरिकल है, ठीक है। तो μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले दो मीडियम्स को डिफरेंशिएट कर रहा है यह स्फेरिकल बाउंड्री। तो अगर ऐसा होगा तब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, यही हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बाउंड्री है, मान लीजिए इसका सेंटर है P, तो हम लोग P को कहेंगे पोल। ओके, स्फेरिकल बाउंड्री का मिड पॉइंट मान लीजिए P है, तो P को मानेंगे पोल। अब पोल से जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस का, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाने वाली लाइन बनाएंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मैंने बोला कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर C, पोल P, ये पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इनको जोड़ने वाली लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन बनी हुई है, इस हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट O रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट O रखा गया है और यह ऑब्जेक्ट O पहले वाले मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ऑब्जेक्ट O कहां है? फर्स्ट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया गया है। व्यूअर को सेकंड मीडियम में खड़े होकर देखना है प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग, यानी व्यूअर कहीं यहां पर होगा, व्यूअर कहीं इधर होगा सेकंड मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो व्यूअर सेकंड मीडियम में खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। कहां खड़ा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर, सेकंड मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक। तो इस तरह से अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं तो हम लोग इमेज फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो आपको पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की आवश्यकता होती है, दो रेज से इमेज दिखाया जाता है। तो दो रेज में दिखा रहा हूं कौन कौन सा यूज किया गया है। देखिए, ऑब्जेक्ट O से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चली जा रही है, ये वाली रे, ये एरो लगा है ना, मतलब ये रे को इंडिकेट कर रहा है, ये एरो लगा है, ये एरो लगा है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चली गई। ओके, दूसरी वाली रे मान लीजिए अल्फा एंगल पर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पर। तो दूसरी वाली रे अल्फा एंगल पर जा रही है, यहां पर इंसिडेंट हुआ, कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ। अब देखिए, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है जो सेंटर से पास हो रहा है,
नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर से, है कि नहीं? नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से। ये जो डॉटेड लाइन है यह नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल हो गया। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल लाइन है। डॉटेड लाइन इज नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये जो स्मॉल आई लिखा हुआ है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। बात समझ में आई? प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पर कोई रे इंसिडेंट हुई जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो अब इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी ये स्मॉल आर। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है स्मॉल आर, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्मॉल आर। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे। एक रे हम लोग माने थे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और दूसरी वाली रे जो अल्फा एंगल पर जा रही थी रिफ्रैक्ट होकर यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज, एक हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाला अभी भी जो डिस्कस किया, तो जो दो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को इमेज कहते हैं। तो ये बन गया इमेज। आई क्या है? इमेज है। आई इमेज है। ओके, तो आई बन गया इमेज। डायग्राम क्लियर हो गया? एक मीडियम लेफ्ट में था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरा मीडियम राइट में था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दोनों मीडियम को डिफ्रेंशिएट करने वाला सरफेस कैसा था? ये डार्क कर्व्ड सरफेस कैसा था? स्फेरिकल। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C था। पोल P और C को जोड़ने वाला यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, पोल PC जो लाइन बन रहा है, PC लाइन जो बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट O रखा गया था, सेकेंड मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां खड़े होकर व्यूअर ऑब्जर्व कर रहा था ऑब्जेक्ट को। इमेज बनाने के लिए दो रेज की आवश्यकता थी। एक रे कौन सा मान लिया? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाने वाला रे। ठीक, दूसरा रे कौन सा माना? जो प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पर इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट हुआ। दो रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इमेज। तो इस तरह से बन गया इमेज। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सेंटर से पास होने वाली डॉटेड लाइन। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सेंटर से पास होने वाली इस डॉटेड लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया जाता है। तो यह जो स्मॉल आई दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो दिख रहा है ये वाला एंगल स्मॉल आर, ये स्मॉल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? तो ये डायग्राम का दोबारा से डिस्क्रिप्शन है। डायग्राम मैंने आपको दो बार डिस्क्राइब कर दिया। ओके, अब यह एंगल अल्फा माने हैं, ये आई, ये आर। चलिए मान लीजिए ये वाला एंगल बीटा, नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बीटा, और ये वाला एंगल गामा, ये रिफ्रैक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल है। ओके, ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा तीन और एंगल एज्यूम किया आई और आर के अलावा। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना है नॉर्मल व्यू अप्रोक्सीमेशन में। मतलब जितने भी रेज हम लोग बनाएंगे वह नियरली नॉर्मल के अलोंग जाने चाहिए।
नॉर्मल के लॉन्ग जाने चाहिए, मतलब इस एंगल अल्फा बीटा गामा चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इन सभी एंगल्स को बहुत स्मॉल एंगल्स मानेंगे हम लोग, ये बहुत छोटे एंगल्स हैं, ठीक है ना। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का हाइट है h, ये हाइट h है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट p डैश पर कट कर रहा है। p और p डैश में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा प्रैक्टिकली, ये p और p डैश नेग्लेजिबल होगा, p से p डैश का डिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा, कारण कि हम लोग i r चाहे अल्फा बीटा गामा सभी एंगल्स को बहुत छोटा मान रहे हैं, ये हाइट h भी बहुत छोटा होना चाहिए। नॉर्मल व्यू अप्रोक्सीमेशन के लिए हाइट h भी बहुत छोटा होना चाहिए, तो p डैश चाहे h और चाहे सारे एंगल्स ये सभी बहुत छोटे होंगे। ओके, देखिए आप लिखा हुआ है h इज वेरी स्मॉल, h बहुत छोटा है, सो दैट p टेंड्स टू p डैश या p डैश टेंड्स टू p डैश नियरली सेम, यानी I एंड R, एंगल I और एंगल R वेरी स्मॉल एंगल्स हैं। ओके ना, तो ये डायग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन इसका, ठीक है ना, अब डेरिवेशन देखेंगे इसका। ओके, तो अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए सबसे पहले तो, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिखा गया है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, स्नेल्स लॉ तो हम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब याद करिए मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी एंगल्स हैं बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, सारे एंगल बहुत स्मॉल हैं, एक बात। और अब याद करिए कि जब एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये लेते हैं अप्रोक्सीमेशन कि जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा चाहे टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो सारे एंगल्स क्योंकि स्मॉल हैं तो साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया। ओके, साइन आई इज आई, साइन आर इज आर। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने अब ये चाहते हैं कि आई और आर दोनों को ही अल्फा बीटा गामा में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर। क्या होती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि दो इनर एंगल्स का समेशन आउटर एंगल के बराबर होता है ना। तो सिंपल ज्योमेट्री है, आई को लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा, ये छोटा सा डायग्राम बना है चाहे तो आप देख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना है जिसमें एक ट्रायंगल दिखाया गया है, एक एंगल अल्फा माना था दूसरा बीटा माना था, तो अल्फा प्लस बीटा आई हो गया। तो सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, अल्फा प्लस बीटा आई हो गया। इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे आर निकालना चाहें तो क्या होना चाहिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में देखिए इसमें आर निकालने की कोशिश करें, तो आर प्लस गामा बीटा होगा, आर प्लस गामा, ये ऊपर वाला आर और नीचे वाला गामा, आर प्लस गामा बीटा होगा, तो आर क्या हो गया बीटा माइनस गामा, ठीक। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, आप मुझसे बेटर जानते हैं, तो इसमें डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सभी को पता होती है, मुझसे बेटर तो आप मैथ्स जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा, साइन आई को आई, साइन आर को आर। अब आई और आर को हम लोग अल्फा बीटा गामा में चेंज करेंगे, तो आई को क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो आप रफ में पहला डायग्राम प्रीवियस फ्रेम पर जो डायग्राम था उसको देखिएगा फिर से और यह ट्रायंगल बना लीजिएगा रफ कॉपी में।
और खुद ही चेक कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा आई होना चाहिए। ठीक, तो आई को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली इसी तरह से आर को लिख दिया बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल बनाया है, उससे हम लोग को पता चल गया आर का वैल्यू बीटा माइनस गामा। ठीक, आप प्रीवियस फ्रेम में देखकर, डायग्राम देखकर आप ये दोनों ट्रायंगल चाहें तो खुद भी बनाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं बीटा वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा, अल्फा गामा वाले टर्म्स को एक तरफ ले आऊंगा। ओके, तो ये क्या है, म्यू वन अल्फा, यही है म्यू वन अल्फा, लेफ्ट में ही है। इधर देखिए म्यू टू गामा, म्यू टू गामा इसको ले आए एलएचएस में। क्यों, मैंने क्या कहा आपसे कि बीटा वाले टर्म को एक तरफ रखना है, तो ये जो ब्रैकेट खोलने पर म्यू वन अल्फा दिख रहा है वो यहीं पर रहेगा। अभी बीटा के बारे में सोचेंगे, रुकिए, पहले म्यू वन अल्फा यहीं छोड़िए, आरएचएस में आइए। म्यू टू गामा, ये म्यू टू गामा क्या है, माइनस नेगेटिव में है। म्यू टू गामा नेगेटिव में है, एलएचएस में जाके प्लस में आ गया। ठीक, तो म्यू वन अल्फा अपनी जगह है, म्यू टू गामा जो आरएचएस में नेगेटिव में था उसको एलएचएस में भेज दिए, पॉजिटिव बन के आ गया। अब आरएचएस में म्यू टू बीटा, म्यू टू बीटा देखिए, ये म्यू टू बीटा, म्यू टू इंटू बीटा अपनी जगह है, म्यू टू इंटू बीटा अपनी जगह है, और एलएचएस वाला म्यू वन बीटा, एलएचएस वाला म्यू वन बीटा को हम लोग आरएचएस भेज दिए, तो म्यू वन बीटा क्या होगा, यहां पर प्लस में है। म्यू वन बीटा अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, तो ये हम म्यू वन बीटा माइनस में है। ठीक है ना। अब इतनी छोटा सिंप्लीफिकेशन को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए मुझे, ये तो बहुत सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करके एलएचएस आरएचएस भेजने वाली बात है, इसमें तो क्या किसी को डाउट होगा। तो एक इक्वेशन बन गया, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा। अब फिर वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं आप, या थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं आप, या थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हैं तो अल्फा को लिखा टेन अल्फा, गामा को लिखा टेन गामा, और बीटा को लिखा टेन बीटा। ठीक, अल्फा टेन अल्फा, गामा टेन गामा, बीटा टेन बीटा। ओके, ठीक है। अब टेन अल्फा टेन गामा और टेन बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको पूरा डायग्राम एक बार फिर से दिखा देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पूरा डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, टेन गामा टेन बीटा टेन अल्फा, इन सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए दोबारा से मैं आपको पहला वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। तो देखिए ये रहा टेन अल्फा, ये टेन गामा और ये टेन बीटा, इन सब का वैल्यू रखना है डायग्राम से। देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल से टेन अल्फा रखेंगे, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन पी ओ। आप मत मानिए कि पी डैश और पी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया यहां पर कि पी और पी डैश नियरली सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे आप, एच अपॉन पी ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच बाई पी ओ, ये आया टेन अल्फा एच बाई पी ओ। अब टेन गामा, टेन गामा के लिए आरएचएस में जो गामा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसको देखिए, ये बीटा वाला नहीं, गामा वाला, गामा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको देखिए, गामा वाले ट्रायंगल में अगर आपको ये डायग्राम साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए कि वीडियो को रिवाइंड करिए, सबसे पहला जो बड़ा डायग्राम यही दिखा रखा था मैंने, उस डायग्राम को अपने कॉपी पर बना लीजिए, कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज, और अब यहीं पे वापस आ जाइए वीडियो में, उस डायग्राम के हेल्प से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए।
ठीक है ना। तो tan अल्फा क्या हुआ, h अपॉन PO। tan गामा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन P से I का डिस्टेंस। क्यों, अरे I वाला ही ना एंगल गामा था, ये I वाला एंगल गामा था, तो परपेंडिकुलर h अपॉन PI, ये हो गया tan गामा h बाई PI। अब बच गया क्या, tan बीटा। बीटा कहां दिख रहा है, सेंटर C वाला एंगल बीटा दिख रहा है, ये सेंटर C वाला एंगल ये बीटा है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन PC, परपेंडिकुलर H अपॉन PC, ये हो गया H बाई PC। ठीक है ना, H बाई PC। तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब डेरिवेशन लगभग लगभग हो चुका है। अब PO, PI और PC, इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। H की चिंता ना करें आप, क्योंकि H तो कैंसिल आउट हो रहा है। H जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म LHS में और RHS में, ये कैंसिल आउट हो रहा है। H को तो सोचना ही नहीं है, वो तो H कैंसिल हो गया। PO, PI और PC, इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल P से होगा। तो बताइए, P से O लेफ्ट है तो नेगेटिव में आएगा PO। P से O, P पर खड़े हो जाइए तो O दिख रहा है लेफ्ट में, तो PO हो जाएगा नेगेटिव में। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO को लिखा गया -U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO को लिखा गया -U। ठीक, अब आइए P पर खड़े होकर I को देखिए, तो जब आप P पर खड़े हैं तो I किधर जाएगा, राइट, मतलब पॉजिटिव। तो PI हम लोग लिखेंगे प्लस में, और ये I मतलब इमेज, इमेज का डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, V से। तो ये जो PI है, PI को देखिए लिखा गया +V, PI को लिखा गया +V। ठीक, अब क्या बच गया, PC। P पर अगेन खड़े होइए, C किधर दिख रहा है, राइट, P पर खड़े होके C दिख रहा है राइट, तो ये भी क्या हो गया, प्लस में। तो इसको क्या लिखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे सरफेस से सेंटर तक के दूरी को रेडियस ही ना कहते हैं। तो PC, नीचे देखिए PC को क्या लिखा, +R, PC को लिखा +R, बस बन गया फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बन गया। हम लोगों को पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होगा तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला। याद रखना ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, अच्छे तरह से यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला आया, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ठीक, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ओके, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूं पहले भी आपको बता चुका हूं। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जिसमें इंसिडेंट रे हो, और μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे हो। तो 1, ये देखिए μ1, ये μ1 में इंसिडेंट रे है, ये μ1 में इंसिडेंट रे है, और μ2 में रिफ्रैक्टेड रे है। याद रखिएगा, इंसिडेंट रे मीडियम 1 में रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम 2 में रहेगा। ठीक, इंसिडेंट रे वाले मीडियम को μ1 लिखा करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम को μ2 लिखा करेंगे। ओके, तो डेरिवेशन की बात तो है ही, लेकिन फाइनल आंसर आपको जरूर याद रहना चाहिए। डेरिवेशन याद रहे ना रहे, फाइनल आंसर आपको जरूर याद रहना चाहिए।
क्या है फाइनल आंसर? म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू वन इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, म्यू टू रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम है। सभी डिस्टेंस को पोल पी से मेजर करना है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला बन गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ओके, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, और वीडियो बार बार रिवाइंड करके अपने नोट्स बनाते रहिए, केवल वीडियो के भरोसे मत रहिए। रिवीजन होता है कॉपी पर थ्योरी बनाने से ही। वीडियो आपकी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन कब? जब आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके नोट्स बनाएंगे तब, ठीक है ना। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, आलस नहीं करना है, वीडियो बार बार रिवाइंड करके नोट्स बनाते रहना है। डायग्राम खुद से भी बनाने की कोशिश करना है वीडियो देख देख कर, तभी काम बनेगा। ओके, तो फाइनल आपको याद रखना है कि सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल पी से होगा, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल पी से होगा। एक बात, जिसमें इंसिडेंट रे उस मीडियम को म्यू वन लिखेंगे, वन लिखेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे उस मीडियम को टू लिखेंगे, ठीक। फाइनल आंसर आएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? मैग्निफिकेशन, वही लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाएगा इसे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या करना होता था इसमें? लीनियर मैग्निफिकेशन में हम लोग करते थे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते थे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते थे। ओके, तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसका सिंबल याद है स्मॉल एम। तो लीनियर मैग्निफिकेशन अब डिफाइन करेंगे स्मॉल एम। वही डायग्राम है, एलएचएस में मीडियम है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। आरएचएस में मीडियम है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। दोनों मीडियम को सेपरेट कौन कर रहा है? यह स्फेरिकल बाउंड्री। दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है स्फेरिकल बाउंड्री। मान लीजिए पहले मीडियम में ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, फर्स्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है। ऑब्जर्वर सेकेंड मीडियम की ओर खड़े होकर, ऑब्जर्वर सेकेंड मीडियम में खड़ा होकर देखेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर कहां होगा? सेकेंड मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए बी फर्स्ट मीडियम में है, ऑब्जर्वर सेकेंड मीडियम में है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक। रे डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए एक रे बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यह रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। एक रे बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से गई। ओके, दूसरा रे पोल पर ले आए,
इसका रिफ्रैक्शन हुआ और यह इस तरह से पास हो रही है। तो दो रेस बन चुके हैं। दूसरा रे कौन सा लिया, जो पोल पे आया और उसका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद वह रे इस तरह से जा रही है ऐसे। दो रिफ्रैक्टेड रेज मिल चुके हैं आपको। दो रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहते हैं। तो यह बन गया, देखिए ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी हम लोग लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी का इमेज बी डैश बन गया। क्यों? क्योंकि बी डैश क्या हुआ, दो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, तो बी डैश बन गया, तो फिर ए का इमेज ए डैश हो गया। हेंस ए डैश बी डैश बन गया इमेज। ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज क्या हुआ, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन गया। अब याद रखिएगा इसमें भी कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इनको भी बड़ा छोटा एंगल मानेंगे हम लोग। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर, यह दोनों एंगल बहुत छोटे एंगल होंगे। तो चाहे हम लोग तो यहां भी वही ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि साइन थीटा थीटा बन जाए या टेन थीटा बन जाए। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। हम लोग अगर चाहेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यह अप्रोक्सीमेशन फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये दो ट्रायंगल यूज करूंगा मैं, पी ए बी, एक ये ट्रायंगल यूज करूंगा मैं। डायग्राम बनाइए, रफ कॉपी में डायग्राम बनाइए, और जो ट्रायंगल बोल रहा हूं उसको अलग करिए, उसको अलग से बनाइए। पहले ये डायग्राम बनाइए, वीडियो स्टॉप करिए, डायग्राम बनाइए, नोट्स बनाइए। आपको बनाना है अलग से, इस डायग्राम के अलावा, ट्रायंगल पी ए बी, ये ट्रायंगल बनाइए अलग से, पी ए बी। बन गया। दूसरा ट्रायंगल बनाइए आर एच एस वाला, पी ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। दूसरा यह ट्रायंगल बनाइए पी ए डैश बी डैश, अलग से बनाइए। पी ए बी एक ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और हाइट ए बी, ऑब्जेक्ट का हाइट ए बी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। बेस क्या बन रहा है ट्रायंगल का, पी ए। राइट वाला ट्रायंगल जो बोल रहा हूं मैं, राइट वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, आर। बेस हो गया पी ए डैश, बेस बना पी ए डैश, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का यूज करूंगा अभी ये डेरिवेशन में। मैं क्या डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम। ओके, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये हो गया स्नेल्स लॉ। याद रहे आई और आर दोनों स्मॉल एंगल्स थे, तो जैसे कि मैंने आपको रिवाइज कराया, एंगल बहुत छोटा हो तो आप साइन थीटा को थीटा चाहे टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो साइन आई को लिख दिया टेन आई,
साइन आर को लिखा टेन आर, क्योंकि एंगल आई और आर स्मॉल एंगल्स हैं। और अब क्या करिए कि टेन आई और टेन आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वही जो ट्रायंगल मैंने बनवाया था। कौन कौन सा ट्रायंगल? पी ए बी ट्रायंगल से टेन आई, पी ए डैश बी डैश ट्रायंगल से टेन आर। तो पी ए बी ट्रायंगल से टेन आई हो गया परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस पी ए, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस पी ए। ठीक, और टेन आर का वैल्यू, ये जो टेन आर है इसका वैल्यू रखेंगे ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश से, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस पी ए डैश। ठीक है ना? तो यहां से हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो क्या करिए आप ए बी को ले जाइए आर एच एस, तो ए बी बन जाएगा आर एच एस का डिनोमिनेटर और बाकी सबको एल एच एस भेज दीजिए। तो यहां ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बाकी सबको एल एच एस भेज दिया। तो म्यू वन बाई म्यू टू, ये म्यू टू एल एच एस जाके डिनोमिनेटर बना, तो म्यू वन बाई म्यू टू इंटू पी ए डैश न्यूमरेटर बन गया, तो पी ए डैश अपॉन पी ए। ठीक है ना? ये हम लोग ए डैश बी डैश अपॉन ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, अब अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। याद रखिएगा, अभी तक चल रहा था ज्योमेट्री, अभी तक ज्योमेट्री अप्लाई किया था, अब अप्लाई करेंगे ऑप्टिक्स, यानी अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। क्या है साइन कन्वेंशन? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया हुआ डिस्टेंस पॉजिटिव, उल्टा नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। बताइए, चाहे तो आप रिवाइंड थोड़ा कर लीजिए वीडियो को। अब बताइए, ऑब्जेक्ट कहां रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? ऊपर। और इमेज कहां बना था प्रिंसिपल एक्सिस के? नीचे। तो ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे था। इमेज क्या था? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। तो ए बी होगा प्लस में, क्योंकि ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के। ए डैश बी डैश होगा निगेटिव में, क्योंकि वह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन स्मॉल एम। देखिए, अब देखिए मैग्निफिकेशन स्मॉल एम का क्या मतलब होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इमेज ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर। ठीक, तो मैग्निफिकेशन में ए डैश बी डैश जो इमेज है उसको निगेटिव में लिखा है। ए डैश बी डैश इमेज का हाइट निगेटिव में आया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था यह। ऑब्जेक्ट का हाइट ए बी, ये प्लस में लिखा है, ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब जो इसके पहले ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर रखे हैं आप, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, बस अब हम लोग उसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस साइन अपने जगह एज इट इज है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिखा यहां से इस वाले इक्वेशन से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो गया म्यू वन बाई म्यू टू इंटू पी ए डैश अपॉन पी ए। तो म्यू वन बाई म्यू टू इंटू पी ए डैश अपॉन पी ए।
ओके, ये लिख दिया। अब बताइए, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होता है? पोल पी से, पी से ए डैश, न्यूमरेटर बना है पी ए डैश ना, तो पी से ए डैश मतलब इमेज का डिस्टेंस, पी ए यानी पी से ए का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन छोड़िएगा नहीं, साइन कन्वेंशन याद रखते हुए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये पी ए डैश यानी पोल से इमेज किधर बना था? देखिए डायग्राम बनाए हैं आप, पोल से इमेज किधर बना था? राइट, मतलब पॉजिटिव। तो पी ए डैश को क्या लिखा है? प्लस वी। पी ए डैश को क्या लिखा है? प्लस वी। ठीक, और ऑब्जेक्ट किधर था? लेफ्ट में, पोल से लेफ्ट में, तो पी ए को क्या लिखा? माइनस यू। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। क्या बना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? एम बराबर म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू, यानी म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। क्या बना? म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। ठीक, तो यह बन गया लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का क्या क्या थ्योरी बन गया, क्या क्या बातें याद रखनी है? फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल पी से करना है। ठीक, सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल पी से करना है। एक बात, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। तीसरी बात, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या बना? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और चौथी बात, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। ठीक, म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। ओके, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। याद रखिएगा, जो 4 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए, अगर आपको वह पॉइंट बढ़िया से याद होते हैं तब सभी क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम बचा है। इसीलिए ऑप्टिक्स इजी मानता है हर कोई। लगभग लगभग हर सवाल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसी में 2 सवाल हैं, तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन हो गया। क्या है? एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। ओके, तो ये स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कैपिटल आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक, और स्फीयर का सेंटर ओ है और एक तरफ ऑब्जेक्ट एस रखा गया है। ऑब्जेक्ट का नाम ओ नहीं लिख रहा हूं बिकॉज सेंटर को ओ माने हैं, तो ऑब्जेक्ट एस रखा गया है। अब इस ऑब्जेक्ट एस का इमेज देखा जाना है स्फीयर के बाहर आकर, हवा में से, है ना, हवा में खड़े होकर इसका इमेज देखेंगे। ठीक, तो व्यूअर कहां है? एयर में। ओके, तो आपको अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, याद रखते हुए कि जिसमें इंसिडेंट रे वह म्यू वन बनेगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे वह म्यू टू बनेगा।
चलिए बताइए क्या फॉर्मूला होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अभी पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन अभी मत पढ़िए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड म्यू इफ रेज कमिंग आउट फ्रॉम स्फीयर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट एस से रेज निकल के जब बाहर आएंगे हवा में स्फीयर के अंदर से, तो हवा में आते ही वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो ऐसे में म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? ओके, बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट एस से रेज आएंगे, रिफ्रैक्शन होगा स्फीयर के दाहिने वाले सरफेस के थ्रू। जो स्फीयर का ये दाहिना सरफेस है, स्फीयर का जो दाहिना वाला सरफेस है, राइट वाला सरफेस, उससे रिफ्रैक्शन होगा। तो स्फीयर के राइट वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो एस से ऑब्जेक्ट एस करना कहा है, तो एस से रेज चलेंगे स्फीयर से बाहर, जब हवा में आएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अब ये सब क्वेश्चन इतना इजी माना जाता है, ये आपको लगेगा कि इसमें रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सब तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या डायग्राम बनाया जाए इसमें। एस से ऑब्जेक्ट एस से रे चला और जब बाहर आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक, बताइए इंसिडेंट रे कहां होगा? रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फीयर के दाहिने वाले सरफेस से। ये जो सरफेस दिख रहा है राइट वाला, इस राइट वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी पोल ये पॉइंट है जहां पर मेरा अभी एरो दिख रहा है कर्सर का, वही पोल है। जहां पे अभी कर्सर रोक रखा हूं मैं, जहां पर कर्सर का एरो रुका हुआ है, वही पोल है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ये जो स्फीयर के राइट वाला सरफेस है, स्फीयर के राइट वाले इस सरफेस से, ये जो राइट में सरफेस है, वहां से रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एस से ऑब्जेक्ट कौन है? एस है। एस से लाइट निकलेगी स्फीयर के अंदर से ही, और जब राइट वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तभी तो हवा में आएगी। ठीक है ना? तो एस से रे चली स्फीयर के अंदर और राइट वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर हवा में आएगी। यानी पोल, फिर से बोल रहा हूं कि जहां मेरा अभी एरो दिख रहा है कर्सर का, वही पोल है। तो सारा मेजरमेंट इसी पोल से होगा। ठीक है ना? बताइए फिर इंसिडेंट रे कहां है? स्फीयर के अंदर। रिफ्रैक्टेड रे कहां है? बाहर, स्फीयर के बाहर हवा में। तो इंसिडेंट रे मतलब म्यू वन, इंसिडेंट रे मतलब म्यू वन, और रिफ्रैक्टेड रे मतलब म्यू टू। तो रिफ्रैक्टेड रे कहां था? हवा में, म्यू टू हो गया वन। इंसिडेंट रे कहां था? स्फीयर के अंदर, तो म्यू वन हो गया म्यू। ठीक, तो बस अप्लाई करिए फॉर्मूला। चलिए ये अप्लाई करते हैं, पहले क्वेश्चन का सलूशन अप्लाई करते हैं। म्यू टू बाई वी दिख रहा है ना, म्यू टू बाई वी। क्यों? अरे म्यू टू वन है, अभी तो बताया ना। रिफ्रैक्टेड रे कहां है? हवा में, तो म्यू टू हो गया वन, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, हाँ ये ध्यान रखिए।
तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन मतलब इंसिडेंट रे मतलब ग्लास स्फीयर के अंदर मतलब म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू टू बाई वी, म्यू टू हो गया 1, तो ये हो गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। यू पर ध्यान दीजिए, सारा मेजरमेंट कहां से होता है? पोल से। याद है ना, कई बार बोला मैं कि मेरे कर्सर का एरो ध्यान दीजिए कहां है, वहीं होगा पोल। फिर से दिखाता हूं, ऊपर डायग्राम देखिए, यही पोल है पी। अभी जहां पर एरो दिख रहा है वही पोल पी है, तो यहीं से सारा मेजरमेंट होगा। तो बताइए पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 2r डायमीटर। तो पोल से ऑब्जेक्ट को हो गया 2r डिस्टेंस पर, लेकिन किधर है? लेफ्ट में। तो u का वैल्यू क्या होना चाहिए? -2r। u होना चाहिए -2r, ठीक। तो इसीलिए सॉल्यूशन देखिए, म्यू टू बाई वी, ये बात तो क्लियर हो गया, म्यू टू 1 है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू की जगह क्या लिखा है? -2r। यू की जगह लिखा है -2r बराबर क्या होता है? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर क्या होता है? म्यू टू माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या रखना है अब आरएचएस में? म्यू टू माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू टू कितना आया? 1। क्यों? रिफ्रैक्टेड रे हवा में है, तो म्यू टू हो गया 1। म्यू वन कितना आया? म्यू वन क्या होता है? इंसिडेंट रे वाला मीडियम, तो म्यू वन क्या हो गया? इंसिडेंट रे कहां था? स्फीयर के अंदर, तो म्यू वन हो गया म्यू। तो म्यू टू माइनस म्यू वन रखा है, देखिए आरएचएस का न्यूमरेटर। म्यू टू माइनस म्यू वन रखा है ना, म्यू टू मतलब 1, म्यू टू मतलब 1 और म्यू वन मतलब म्यू। तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब नेगेटिव में क्यों लिखा है यार? पोल से सेंटर किधर है? लेफ्ट, हाँ, तो इसलिए क्या हो गया? -r। बस हो गया सॉल्व। क्या बोला आपसे मैंने? कि खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखना है। क्या क्या बातें याद रखना है? कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे μ1। सॉरी, ऐसे मत याद करिए, जानबूझ के ऐसे बोला मैं, फिर बोला सॉरी, क्योंकि ऐसे अगर याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये आपको चेतावनी दी मैंने कि ऐसे याद नहीं करना है। जैसे पहले बोल रहा हूं चाहे जैसे अब बोल रहा हूं वैसे याद करिए। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एक बात। दूसरी बात, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से होगा। तीसरी बात, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये फॉर्मूला। चौथी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एम बराबर जो आया था याद करिए, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है? खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, ठीक है ना, केवल फॉर्मूला में वैल्यू रखते जाना है। ओके, तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। चलिए एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं मैं। ये ग्लास स्फीयर था, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर था क्वेश्चन में। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बाहर हवा है, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। व्यूअर, देखिए यहां लिखा है व्यूअर, ये लिखा है व्यूअर, मतलब व्यूअर हवा में खड़ा है इधर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। इस ऑब्जेक्ट एस का इमेज उसे देखना है, ठीक। तो पहला सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड म्यू इफ rays coming out from sphere becomes
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एस से कोई भी रे अगर स्फीयर के अंदर से हवा में जब बाहर आएगी तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, एस से रे चली स्फीयर के अंदर, राइट वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ और जब हवा में बाहर निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, पोल कहां है, एक बात, इंसिडेंट रे कहां है और रिफ्रैक्टेड रे कहां है, ये दोनों बातों को याद रखिएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने में गलती नहीं होगा। पहले पोल आइडेंटिफाई करिएगा, यह देखते हुए कि रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस से हुआ है, फिर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पहचान कर μ1 μ2 पहचानना है बस। तो रिफ्रैक्शन, लाइट रे एस से स्फीयर के अंदर से आई है और इस वाले राइट सरफेस से स्फीयर के राइट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। तो स्फीयर के इस राइट सरफेस से क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, तो अभी जहां पर एरो दिख रहा है यही पोल पी है, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट यहीं से। ठीक, एक बात। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन क्योंकि इस राइट वाले सरफेस से हुआ है, तो रिफ्रैक्शन के पहले इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद हवा में रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो रिफ्रैक्टेड रे हवा में मतलब μ2 हो गया 1, इंसिडेंट रे स्फीयर के अंदर μ1 हो गया म्यू। ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई किया है, μ2 बाई वी, μ2 कौन था, एयर मतलब 1, μ2 बाई वी बन गया माइनस μ1 बाई यू, μ1 क्या था, स्फीयर, इससे μ1 हो गया म्यू, यू कितना होगा -2r, माइनस क्यों, बिकॉज लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, पोल से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर क्या लिखा है, μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 मतलब 1, μ1 मतलब म्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को भी नेगेटिव में क्यों लिखा है, क्योंकि जो बार बार इंडिकेट कर रहा हूं पोल पी में, वहां से लेफ्ट में सेंटर ओ है। ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब बताइए, जो रे बाहर निकल रही थी वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी थी, यह क्वेश्चन में गिवन है। अगर वह रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो इमेज कहां बना, फिर इंफिनिटी पर। जब कभी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इमेज गया इंफिनिटी पर। ठीक, तो बस v को रखिए इंफिनिटी, ये जो v है इसको रखिए इंफिनिटी और सिंप्लीफाई कर लीजिए, म्यू का वैल्यू 2 आ गया। v को इंफिनिटी रख के सिंप्लीफाई करिए अपने आप, म्यू का वैल्यू 2 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। ठीक, तो म्यू अगर 2 हो जाए तो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट एस है वहां से रे स्फीयर के अंदर से जब हवा में बाहर निकलेंगे रिफ्रैक्ट होकर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया म्यू बराबर 2। दूसरा सवाल, अब यहां पर पहले ही म्यू का वैल्यू दिया है दूसरे क्वेश्चन में कि म्यू बराबर 3/2, यह लिखा है 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2। म्यू का वैल्यू 3/2 हो जाए तो बताइए इमेज कहां बना, म्यू अगर 3/2 हो जाए तो इमेज कहां बना। ठीक, ये और आसान सवाल है। क्यों सब आसान सवाल है, क्योंकि वह 3-4 पॉइंट जो बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर वह आपके दिमाग में सेट है तो बचा केवल उस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहां है, देखिए ध्यान से, एस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है स्फीयर के अंदर से ही, और जब बाहर हवा में आ रही है तो इमेज बनेगा।
ठीक। इन पहले बताइए रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस से हुआ? एस। एस ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे चली और स्फीयर के दाहिने सरफेस से, स्फीयर के राइट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ और वह रे हवा में आई। तो बताइए, फिर वही बात पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस बार म्यू दिया है, इमेज निकालना है। पहले क्वेश्चन में इमेज दिया था कि इंफिनिटी पर है, म्यू बताना था। पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो जा रही है, मतलब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। तो पहले क्वेश्चन में इमेज दिया था इंफिनिटी, म्यू बताइए। दूसरे क्वेश्चन में म्यू दिया है तो इमेज बताइए। रिवर्स क्वेश्चन है मान लीजिए एक तरह से, बाकी सब तो सेम है। इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन स्फीयर के राइट वाले सरफेस से हुआ है। देखिए ये पोल पी लिखा है ना, बार बार इंडिकेट कर रहा था, यही ना पोल पी था। तो इस पोल पी से ही सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। पोल पी के लेफ्ट में था इंसिडेंट रे, राइट में था रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो इंसिडेंट रे से क्या होता है म्यू वन, रिफ्रैक्टेड रे से क्या होता है म्यू टू। तो इंसिडेंट रे कहां है? स्फीयर के अंदर। तो म्यू वन कितना हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या दिया है म्यू का वैल्यू? 3/2। सेकेंड क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू 3/2, तो म्यू वन रखेंगे 3/2। और रिफ्रैक्टेड रे कहां था? बाहर हवा में। हवा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1। तो म्यू वन लेंगे 1, तो म्यू टू हो जाएगा 1 और म्यू वन हो जाएगा 3/2। म्यू टू कितना? 1, म्यू वन कितना? 3/2। ठीक। सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से करना है? पोल पी से। रखिए वैल्यू, रखिए फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है? म्यू टू बाई वी। म्यू टू कितना है? 1 हो गया ना, म्यू टू बाई वी। ये म्यू टू कितना है? 1। तो ये हो गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। म्यू वन कितना रखा गया है? 3/2। ठीक। और यू कितना रखा गया है? पिछले क्वेश्चन की तरह u इक्वल टू -2r। क्यों? सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से? पोल P से। तो P से ऑब्जेक्ट कितना पीछे है? डायमीटर 2r पीछे है, इसलिए माइनस में। ओके, तो ये म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी, म्यू टू मतलब 1, तो म्यू टू बाई वी माइनस माइनस म्यू वन बाई यू। म्यू वन हो गया 3/2 और यू हो गया -2r। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू कितना? 1। म्यू वन कितना दिया है? 3/2। 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5। तो म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू हो गया 1 और म्यू वन हो गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5। म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि सेंटर पी से किधर है? लेफ्ट में। तो अप्लाई कर दिए फॉर्मूला में वैल्यू सब, बस तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए यहां पर इस फॉर्मूले को। ठीक। देखिए 1/v, ये 1/v अपने जगह है। ठीक। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया? प्लस। तो क्या आ गया? 3/4r आ गया, प्लस में 3/4r बराबर इधर RHS में क्या हो गया? 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, -0.5 ऊपर और नीचे -r। तो माइनस माइनस खत्म, 0.5 मतलब 1/2। क्या आ गया? 1/2r। बस अब क्या करना है, हो गया ना काम। 3/4r को भेज दो RHS में। 3/4r को भेजिए RHS में। ओके, सॉल्व करो अपने आप। कितना आ गया v का वैल्यू? जल्दी करो।
v इज इक्वल टू कितना आ गया, -4r। v इज इक्वल टू आ गया -4r। ठीक है ना, तो ये पता चल गया इमेज कहां बनेगा, -4r। माइनस मतलब क्या हुआ कि पोल P से लेफ्ट में बनेगा इमेज, बाईं ओर लेफ्ट में, पोल P से लेफ्ट में बनेगा इमेज कितना दूरी पर, 4r। तो पोल P से लेफ्ट साइड में 4r डिस्टेंस पर इमेज लोकेट हो गया। ठीक है ना, तो क्या क्या सीखा आपने, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में पहली बात क्या ध्यान देनी है, रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पे हो रहा है उसको ध्यान देते हुए पोल P पहचानना, पहला काम। दूसरा काम, इंसिडेंट रे मतलब μ1 और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में वहां से μ2 आएगा। तीसरी बात, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। चौथी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये अगर चारों बातें आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का ही सवाल बन गया आप। ठीक है ना, ओके, तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा।